So, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education. तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो इसके अंतर्गत हमारा यूनिट वन हम कर रहे थे। यूनिट वन क्या था? कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक से लेके सब टॉपिक नंबर 9 तक कवर कर लिया है। तो आज हम हमारा सब टॉपिक नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करेंगे। सब टॉपिक नंबर 10 कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है दृष्टिकोण या नजरिया, ठीक है, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम मैथ से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक युग में मैथ्स का विकास हुआ है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे पुरानी एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, पुरानी इंस्क्रिप्शन है, पत्थर पे या कहीं पे लिखी हुई है। पहले इसी तरह से लोग लिखा करते थे पत्थरों पे, ठीक है। और ये यहाँ पे आज की मॉडर्न इमेज हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चिप लगी हुई है कंप्यूटर की, ठीक है, चिप में भी मैथमेटिक्स यूज होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे देखिए आप, ये सब मॉडर्न मैथ्स लिखा हुआ है। तो किस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ है हिस्ट्री का, यहाँ से पत्थर से लेके और एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हुई है, हम यही चीज पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आगे ये टर्म्स आएंगे बीसी और एडी, ठीक है। तो अब सभी इन शब्दों से रूबरू होंगे पहले से ही कि बीसी और एडी क्या होता है। बीसी का अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, तो उसमें एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है जीरो, जिसे बोला जाता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या फिर जो यीशु मसीह जो हैं क्रिश्चियंस के जो भगवान हैं, उनके जो जीसस क्राइस्ट थे भगवान, उनका जन्म हुआ था जीरो लेवल पे। और उनके जन्म के बाद की जो तारीखें हैं उनमें हम एडी लगाते हैं, और उनके जन्म से पहले की जो तारीखें हैं उनमें हम बीसी लगाते हैं। तो यही इसी तरह से हिस्ट्री का वर्गीकरण होता है। तो इसी तरह से एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। तो ये तीनों चीजें मैं डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारा आधुनिक काल था, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और एंशियंट जो टाइम था, उसमें कैसे मैथ्स का विकास हुआ। तो हम ये छोटा सा एक इंफोग्राफिक देखते हैं। इससे हम संक्षिप्त में यह जानने की कोशिश करेंगे कि, हाँ जी, कि क्या मतलब इतिहास रहा है। डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे, संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। तो देखिए बीसी और एडी में आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे 2500 बीसी है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। तो उसमें क्या मैथ्स होता था कि आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत एक प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। वहाँ पे सीवर्स हुआ करते थे, चंडीगढ़ की तरह सेक्टर्स का डेवलपमेंट था। वहाँ पे घर जो थे प्रॉपर रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में थे। तो उस वक्त की मैथ्स ये थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके हम थोड़ा बाद आ जाते हैं 2000 बीसी में, ठीक है। जैसे ये ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात है, वैसे ही ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की बात है। ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे ये बैबलोन और इजिप्ट सभ्यता की बात हो रही है। इन सभ्यताओं में थोड़ा थोड़ा अरिथमेटिक डेवलप होने लगा था व्यापार के लिए। अरिथमेटिक मतलब नंबर्स की शुरुआत, जैसे हम आज की भाषा में कहें तो 1 किलो 2 किलो, वैसे उस वक्त भी गिनती की शुरुआत हो गई थी व्यापार को लेकर। जो हमारी दो सभ्यताएं थी, इजिप्ट की और बैबलोन की। फिर 1000 बीसी का जो वक्त आ जाता है, इसे वैदिक काल भी हम कहते हैं, वैदिक एज जो होता है। तो इसमें हमारा जीरो और डेसिमल्स का आविष्कार होता है, इनकी बात होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। तो यहाँ पे देखिए ग्रीस में अब लॉजिक और प्रूफ की बात होने लगी थी। अभी तक चीजें बस जरूरत के हिसाब से चल रही थी कि रट लिया चीजों को, नंबर्स को देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके ग्रीस में लॉजिक और प्रूफ की बात होने लगी थी कि भाई ये चीज कोई है तो क्यों है, कैसे है, रीजनिंग, तर्क वितर्क, इससे और चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई। अब हम ईसा मसीह के जन्म से पहले नहीं, अब उनके बाद आ जाते हैं, 5th सेंचुरी एडी, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है, एडी में आ गए हम। तो ये क्लासिकल एज कहा जाता था इंडिया में, ठीक है। काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई, तो उसमें से मैथ्स का भी डेवलपमेंट हुआ। आर्यभट्ट काफी फेमस, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने चीजें डेवलप करनी शुरू की। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 17th सेंचुरी मॉडर्न यूरोप, ठीक है, मॉडर्न जो आज का काल है। मिडिवल भी मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट एक इन्फोग्राफिक में हम देख लेते हैं। तो ये 17वीं शताब्दी है, मॉडर्न यूरोप जो है, औद्योगिक क्रांति होती है, ब्रिटेन जो है दुनिया पे राज करता है, ठीक है, मॉडर्न यूरोप, ठीक है, कैलकुलस का विकास होता है, जो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 19वीं सदी में आके एब्स्ट्रैक्ट जो मैथ था, सेट थियरीज थे जो हमने पढ़ा था ना, वेन डायग्राम वगैरह, ये सब का विकास होने लगा।
तो ये आप याद रखेंगे तो इससे थोड़ा सा आपको एग्जाम में मतलब चीजें रिकॉल करने में, याद करने में इजी रहेगा। और आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अब आ जाइए, हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, प्राचीन काल कि प्राचीन काल में क्या हो रहा था। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेबीलोन जो थी वो एक सभ्यता हुआ करती थी। जो सभ्यता थी 2000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, मान लीजिए लगभग 1400 साल का इसका काल रहा था। ये मेसोपोटामिया में थी, जो कि मॉडर्न इराक हम कहते हैं ना, यहाँ पे ये हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता पाई जाती थी। तो इनकी क्या जरूरत पड़ी, ये लोग व्यापार करने लगे क्योंकि नदियों के आसपास थी ये सभ्यता। तो नदी है तो जाहिर सी बात है खेती भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेन देन होगा चीजों का। तो और अगर नदियां हैं तो कैनल्स भी बनेंगे, ठीक है। तो अपना व्यापार और कैनल बिल्डिंग को लेके इनकी मैथ्स शुरू हुई थी। तो इनकी मैथ्स जो शुरू हुई थी उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे फेमस, उसे हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है ये 60 नंबर 60 पे बेस होता है। 60 पे भाई क्या बेस होता है, जैसे हम आज नहीं कहते कि भाई 10 है, 20 है, फिर और इसमें 10 ऐड कर दो 30। तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो 10 पे बेस्ड है, ठीक है। 10 पे, या फिर हम नहीं करते वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड इस तरह से। तो जो बेसिक यूनिट होती है हमारी वो 10 होती है, ठीक है। जैसे 9 के बाद 10 शुरू हो जाता है एक अलग नंबर। तो वैसे ही ये लोग जो थे बेबीलोन में, इनका जो नंबर था वो 60 से चीजें ये लोग मानते थे, 60 से। और यही रीजन है कि आज भी घड़ी में जो 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये सारी चीजें 60 वहीं से चली आ रही हैं ये चीजें। तो ये इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था जिसे हम सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। 60 नंबर पे बेस्ड था ये, हो सकता है उस वक्त कुछ भाषा और हो, बट आज के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये 60 पे बेस्ड था, ठीक है। इन लोगों ने पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट्स हैं या पाइथागोरस थ्योरम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी इन लोगों ने ना डेवलप की थी किसी ना किसी सेंस में, इसके भी एविडेंस पाए गए हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये, आपके एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन्होंने 60 नंबर ही क्यों चुना होगा। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो मान सकते हैं हम कि जो 60 नंबर है वो 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से, 5 से, 6 से, काफी नंबर से कट जाता है। तो चीजों को ना डिवाइड करना बहुत आसान होगा। जैसे मान लीजिए 100 गज जमीन है, तो कितना आसान रहता है उसका कैलकुलेशन करना, दो भाई हैं तो 50 गज एज को एक को दे दी, 50 हमने दूसरे को दे दी। तो उसी तरह से 60 को डिवाइड करना, डेली ट्रेड एक्टिविटीज के लिए यूज करना बहुत ईजी रहा होगा। तो वैसे ही जैसे बेबीलोन में अगर एंशंट प्राचीन काल में मैथ्स डेवलप हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कहीं और भी हो रही होगी। तो जो दूसरी जगह थी वो इजिप्ट थी, ठीक है, मिस्र जिसे हम कहते हैं, मिस्र। इजिप्ट में हो रही थी, ग्रीस में भी हो रही थी। तो अब हम पहले पढ़ते हैं इजिप्ट में क्या हो रहा था। इजिप्ट के पिरामिड आप देख सकते हैं, बहुत इनकी तारीफ की जाती है इतिहास में कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे, कितना एडवांस रही होंगी चीज़ें, मैथ्स कैसी रही होगी कि लोगों ने इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाए। तो वही हम देखते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट का जो टाइम पीरियड है वो 200 बीसी से 1800 बीसी दिया हुआ है। लोकेशन क्या थी इस सभ्यता की, नाइल वैली या फिर नाइल रिवर जिसे हम कहते हैं इजिप्ट में। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि नदी की बात हो रही है, नदी है तो व्यापार रहा होगा, ठीक है, क्यों खेती हुई होगी, काफी चीजें होती होंगी, तो व्यापार को बढ़ोतरी मिली, इसलिए गणित डेवलप हुआ। तो अब यहाँ पे क्या चीजें मिली हैं, क्या लोग करते थे, यहाँ पे जो लोग थे ना वो पैपिरस स्क्रोल्स पे लिखा करते थे। पैपिरस स्क्रोल्स जो है ना वो इस तरह का पेपर होता था उस वक्त में, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के पेपर्स पे लिखा करते थे, ये पेड़ से बनते थे। तो जिसे इजिप्ट के संदर्भ में पैपिरस स्क्रोल्स कहा जाता है। बहुत फेमस एक जो स्क्रोल मिला है वो है राइंड मैथमेटिकल पैपिरस, ठीक है। ये क्या है कि जो एक आदमी था एम्स नाम का, ठीक है, वो उसने ये लिखा था 1600 बीसी में, ठीक है, एंशियंट इजिप्ट में। और ये मिला है बाद में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें, तो इसे नाम दिया गया है पैपिरस स्क्रोल्स। ये आज भी लंदन में किसी म्यूजियम में रखा हुआ है, इतना पुराना जो डॉक्यूमेंट है। तो जो हमारे ये इजिप्ट वाले थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि उनका जो मैथ था वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्री को डील कर रहा था। अरिथमेटिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर्स। एलजेब्रा याद रखिए आप, एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में जेब्रा आ रहा है, जेब्रा यानी जेड। तो जेड यानी एलजेब्रा मतलब वो नंबर्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, इस तरह से जब हम मैथ सॉल्व करने लग जाते हैं ना तो वो हमारी हो जाती है एलजेब्रा वाली मैथ। और दूसरी मैथ होती है अरिथमेटिक मैथ, ठीक है। अरिथमेटिक यानी जो बेसिक नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 -1, ये अरिथमेटिक वाली मैथ होती है। तो जो इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने जो मैथ्स डेवलप की थी वो क्या थी, अरिथमेटिक थी, नंबर्स वाली मैथ थी और ज्योमेट्री वाली मैथ थी। तो आप याद रखेंगे ज्योमेट्री वाली कैसे, इन्होंने देखो ज्योमेट्रिकल शेप बनाए थे, पिरामिड बनाए थे, तो डेफिनेटली इनकी मैथ्स बहुत एडवांस रही होगी तभी इन्होंने पिरामिड बना दिए। तो गिनती क्योंकि व्यापार हो रहा था, और ज्योमेट्री, ये दो चीजें इन्होंने मतलब डेवलप की उस टाइम पे, जो कि कंस्ट्रक्शन और लैंड मेजरमेंट के लिए जरूरत थी इन चीजों की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए इजिप्ट हमने पढ़ लिया, तो अब हम साथों साथ ग्रीस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बाहर का ही देश है। तो इसका टाइम पीरियड है 600 से 300 एडी।
ये भारत का है, ये हम रुकिए पहले ग्रीस हम कवर कर लेते हैं, फिर मैथ्स हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए ग्रीक मैथमेटिक्स, ठीक है, यूनानी गणित जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 600 बीसी से 300 एडी, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेके और ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद तक ये जो ग्रीक जो लोग थे इनका काल था, इनकी सभ्यता हुआ करती थी। इसकी जो लोकेशन है वो, आज हम ग्रीस जो कंट्री है वो, और जो मेडिटेरियन जो हमारा सी है, ठीक है, बड़ा सा जो सी है मेडिटेरियन, उसके आसपास जो कंट्रीज हुआ करते थे वो एरिया था ग्रीक, जो ग्रीस जो कह ग्रीक सभ्यता जो कहलाता था। तो इन लोगों ने मैथ को एक इंटेलेक्चुअल हॉबी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, कि मतलब ये दिमाग से जुड़ी हुई बौद्धिक बौद्धिक शौक जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हॉबी। और इसे लॉजिक का एक रूप दे दिया, ठीक है, कि मैथ जो है उसमें तर्क तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, दो और दो चार है तो क्यों है, सब जगह ही होने चाहिए। और इन्हीं ने ये टर्म जो है वो कॉइन किया था, मैथेमा। आपको अगर याद आ रहा होगा, याद करने की कोशिश कीजिए, ये शब्द आपने कहाँ पढ़ा है, ग्रीक मैथेमा। तो ये हमने पढ़ा था हमारे यूनिट 1 में इटमोलॉजी में, अगर आपको याद हो, कि मैथमेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड जो है मैंथेनिन और टेक्ने, यानी मैथ्स इज द आर्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई सर ने पहले तो मैंथेनिन पढ़ाया और अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ग्रीक जो लोग थे उन लोगों ने तो ये टर्म दिया मैथेमा। तो चिंता मत कीजिए, दोनों एक ही शब्द है, इनमें से एक नाउन है और एक वर्ब है, बस यही है, बाकी ये सेम टर्म है। तो ग्रीक जो लोग थे इन लोगों ने ये टर्म कॉइन किया था मैथेमा, जिसे हम आज प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स कहते हैं। तो भाई अब ग्रीक लोग जो थे इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो देखते हैं भाई इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने पाइथागोरस, जो हमारी बहुत फेमस थियरम है, पाइथागोरस और थेल्स उस टाइम के स्कॉलर थे ये दोनों, इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ प्रूफ एंड लॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कि भाई जो तार्किक प्रदर्शन के विचार की शुरुआत हो गई थी, प्रमाण देना, किसी चीज का प्रूफ देना कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है, प्रूफ दीजिए। तो मैथ्स का लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होना शुरू हो गया था ग्रीक टाइम में। और इन्हीं के साथ साथ भाई पाइथागोरस और थेल्स के बाद लेटर चल के जो ग्रीक में अपोलोनियस था, अपोलोनियस भी उस वक्त का एक स्कॉलर था, नाम याद रखिएगा आप जरूर। तो उसने क्या स्टडी करना शुरू कर दिया, कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन। और इन लोगों ने आगे चल के रियलाइज किया कि रैशनल नंबर्स काफी नहीं है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1/2 है, 1/3 है, या सिंपल नंबर है 2 है, ये नंबर्स काफी नहीं है। तो और भी इन चीजों ने खोज करना शुरू कर दिया, इन्होंने इरेशनल नंबर्स की खोज करना शुरू कर दिया। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे √2 है, ठीक है, √2 है, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी खोज इन्होंने शुरू कर दी। और अपोलोनियस ने कोनिक सेक्शन का डेवलपमेंट किया। कोनिक सेक्शन क्या था, कोनिक सेक्शन कुछ नहीं है कि मान लीजिए कोन होता है, शेप होता है, ठीक है, तो उसको हम काट देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एक सर्कल सा बन जाता है, ठीक है। कोन को अगर मान लीजिए हमने काट दिया तो एक सर्कल बन जाएगा, और हमने इसे इस एंगल पे अगर काट दिया एक्लिप्स बन जाएगा। तो ये क्या चीजें होती हैं, कोन को अगर हम काट देते हैं तो कहाँ सर्कल बन रहा है, कहाँ एक्लिप्स बन रहा है, कहाँ पैराबोला, इन्हीं सब चीजों को इसने स्टडी करना शुरू कर दिया। देख लीजिए कहाँ पे लोग सिर्फ व्यापार में यूज कर रहे थे चीजों को, और अब कैसे कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो ये हमारा ग्रीक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम भारत की बात आ जाती है कि भाई जो भारत था वो भी एंशियंट टाइम में कुछ तो कर रहा होगा ना, भारत में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे होंगे। तो भारत को एंशियंट काल में क्रेडल ऑफ नंबर्स कहा जाता है। तो क्रेडल जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है झूला, जो बच्चों का झूला होता है। छोटे बच्चों को जब हम झुलाते हैं ना, तो उसे हम क्रेडल कहते हैं उस झूले को, ठीक है। तो कोई भी चीज के साथ जब क्रेडल शब्द जुड़ जाता है, जैसे क्रेडल ऑफ नंबर्स, क्रेडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसका अर्थ ये होता है कि वहां से चीजों की एक उत्पत्ति होना शुरू हो गया था, या वहां से चीजों का बेसिक शुरू हुआ था। तो जो भारत एंशियंट भारत है, प्राचीन काल का भारत, उसे नंबर्स जो होते हैं, हम नंबर्स पढ़ते हैं मैथ्स में, उसका क्रेडल कहा जाता है, उसकी जननी कहा जाता है। कैसे, इंडस वैली जो था उसमें ज्योमेट्रिक मेजरमेंट्स मिले थे, प्लान सिटीज मिले थे। इंडस वैली में ना एकदम प्रॉपर इस तरह के घर होते थे, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, बीच में प्रॉपर जगह होती थी, ऐसे लाइन से घर हुआ करते थे एकदम प्रॉपर शेप्स के साथ। तो हम ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि भाई कुछ तो मैथ्स रही होगी तब की इतना एक्यूरेटली चीजें थी वहां पे, सारी प्लान चीजें। तो ये इंडस वैली की बात होगी भारत में। फिर जो वैदिक काल आया था बाद में, उसमें सुलवा सूत्रा करके, मतलब ये बुक्स होती थी सुलवा सूत्रा, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। और ये इसमें ज्योमेट्री का मेंशन होता था कि ना, ये जो हवन के लिए जो फायर अल्टार्स होते हैं, हवन कुंड जो होते हैं, इन्हें हम फायर अल्टार्स बोलते हैं, ईंट से जो बनाते हैं। तो इनकी क्या ज्योमेट्री होती है, किस तरह से ये शेप बनाए गए होंगे। आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि इसमें क्या है, चार ईंटें रख दी ऐसे ऐसे और बन गया। पर उस वक्त पे जब लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता था, तो इसकी ज्योमेट्री भी, मतलब बनाना कैसा शेप होगा, ये सब चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें थी उस वक्त के हिसाब से। तो वैदिक काल में सूलवा सूत्र, ज्योमेट्री, इन ये हवन कुंडों से रिलेटेड ज्योमेट्री, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये सब चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई थी। जीरो और डेसिमल प्लेस की शुरुआत हो गई थी। जीरो जो शब्द है ना, वो हमारा आ गया था। डेसिमल प्लेस क्या होती है, जो हम नहीं करते, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 523,
तो हम नहीं करते वंस, टेंस, 100, यहाँ पे और कोई नंबर 1000, 10,000 या इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो इस तरह की चीज़ों की शुरुआत हो गई थी हमारा जो वैदिक काल था उसमें। वैदिक काल था 6000 बीसी से 500 बीसी तक। अब उसके बाद एडी में आ जाते हैं। तो हमारे आर्यभट्ट साहब आ गए थे। इन्होंने अपनी जो वर्क था आर्यभट्टिय, उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ब्रह्मगुप्त साहब आ गए थे। इन्होंने मतलब ज़ीरो के साथ कैसे चीज़ें की जाएँ मैथ्स में, वो चीज़ें इन्होंने डिफ़ाइन कर दी थी। ठीक है? तो ये मतलब हमारे प्राचीन भारत में इस तरह से चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गया था। तो ये हमने सारा पढ़ लिया था। तो अब देखिए हमारा ये प्राचीन काल खत्म हो गया। तो अब आ जाते हैं मध्यकालीन जो समय था। ठीक है? मध्यकालीन जो है, आप याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या टाइम बताया था? 500 एडी से लेके, ठीक है, और 1500 एडी तक। ठीक है? ये जो बीच का काल है, ये हमारा मध्यकालीन युग कहलाता है। ये देखिए, मैं फिर से आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिडीवल हिस्ट्री, 1500 से 1500, सॉरी 500 एडी से 1500 एडी तक। ठीक है? सॉरी। हम्म। तो भाई मध्यकालीन युग में क्या हो रहा था, मैथ्स के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि मध्यकालीन जो काल था उसमें जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर्स थे मिडल ईस्ट कंट्रीज में, उनका बहुत रोल रहा था। भाई यूरोप में तो क्या हो गया था ना, मध्यकालीन जो टाइम था ये 500 से 1500 एडी तक, इसमें इस तरह के राजाओं का राज आ गया था कि जो मस्त मौज फरमाते थे, उन्हें डेवलपमेंट से प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। जो जो डेवलपमेंट था, साइंटिफिक डेवलपमेंट था, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट था, सब रुक सा गया था। धर्म को लेके बस लड़ाइयाँ होती थी। राजा फुल भोग विलास का जीवन जीते थे। तो इसलिए इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है। ठीक है? यूरोप के इतिहास में डार्क एज होता है ये, मिडिवल जो हिस्ट्री होती है। क्यों? इस टाइम पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था राजाओं के कारण। तो यूरोप में तो भाई डार्क एज हो गया था। ठीक है? जैसे जो अपना ग्रीस वाला एरिया है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। डेवलपमेंट जो हो रहा था वो भारत में थोड़ा चल रहा था, और मिडल ईस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वो यूरोप में जो चीज़ें डेवलप हुई थी पहले, उनको उन्होंने अपने अंदर संजो के रखा था, क्योंकि यूरोप में तो डेवलपमेंट रुक गया था। बट जो ऑलरेडी नॉलेज था वो इन्होंने बचा के रखा था, और उस नॉलेज को ये लोग भारत में इन्होंने ट्रांसफर किया, और भारत का जो नॉलेज था वो इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। तो इस तरह से जो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज है ना, उन्होंने भारत का नॉलेज प्लस यूरोप का पुराना नॉलेज आगे चल के फिर यूरोप में उसे ट्रांसफर किया। ठीक है? यूरोप में उसे ट्रांसफर किया रिनेसा के रूप में। रिनेसा, ये रिनेसा क्या होता है मैं बताऊंगा आपको अभी। तो इन्होंने क्या किया, वही चीज लिखी है कि दे प्रिजर्व्ड ग्रीक नॉलेज ड्यूरिंग यूरोप्स डार्क एजेस। कि यूरोप का नॉलेज इन्होंने, जो डार्क एज था उसके टाइम पे, इन्होंने संजो के रखी चीजें, और ट्रांसलेट किया चीजों को। हिंदू अरबिक जो न्यूमरल सिस्टम है वो वेस्ट में ट्रांसफर किया। ठीक है? और इससे क्या हुआ, इनके इस कड़ी बनने से यूरोप में जब रेनेसा का एज आया, रेनेसा बेसिकली मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ठीक है? रीबर्थ होता है चीजों का, रेनेसा मतलब। भाई अब सीधी सी बात है कि इतना लंबा टाइम में यूरोप में अगर राजा लोग मौज मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं उन्हें प्रजा से, फुल ऐश आराम का जीवन है, तो प्रजा कब तक बर्दाश्त करेगी? टैक्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है, लोगों का विकास नहीं हो रहा होगा, लोगों को बोलने की आजादी नहीं होगी, तो एक दिन वो सब फट जाएगा। तो जब वो फटता है 16वीं शताब्दी में, तो उसे रेनेसा बोलते हैं। कि चीजों का रीबर्थ होना शुरू हो जाता है। यूरोप जो था उसमें फिर से अब मैथ्स की, नए आइडियाज की, आर्टिस्ट की, इन सब चीजों की बात होने लग गई। लोग बात करने लग गए कि कैसे ना हम जीवन को बदल सकते हैं नई आइडियाज से। इसे ही रेनेसा या रीबर्थ या पुनर्जन्म कहा जाता है। तो इस टाइम पे देखिए कार्डन, टाटाग्लिया, फरारी, ये सब जो थे, मतलब इन लोगों ने, ये सब नाम है स्कॉलर्स के, इन सब लोगों ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो ये जो स्कॉलर्स थे, इन लोगों ने किन चीजों का डेवलपमेंट किया? एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस फॉर क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस जिसमें ये मैक्सिमम पावर 3 होता है, क्वाड्रेटिक यानी मैक्सिमम 2 होता है। ये इस तरह की इक्वेशंस का डेवलपमेंट इन्होंने शुरू कर दिया। इतना ही जानना आपके लिए काफी है। तो ये देखिए, फिर से मैं आपको अगर कंफ्यूजन रहा हो तो मैं फिर से बता दूंगा कि मध्यकालीन हिस्ट्री थी, ठीक है, 5वीं से 15वीं, ठीक है, शताब्दी तक, सदी तक। तो इसमें फ्यूडलिज्म था, धर्म का बोलबाला था, डार्क एज था। ठीक है? डार्क एज जो था, इसमें बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, सरकारें गिर जाती थी, राजा जो थे वो कुछ काम के नहीं थे, मौज मस्ती करते थे, इसलिए जैसे ही राजा कमजोर पड़ता था दूसरा राजा आ जाता था, लड़ाइयाँ हो रही थी, डार्क एज था एकदम, कोई डेवलपमेंट नहीं था साइंस का, आर्ट का, कल्चर का। तो इस चीज को लेके फिर अपना रेनेसा का पीरियड आया 14 से 17वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है? रेनेसा का पीरियड आया, लोग जागने लगे, बातें करने लगे नए आइडियाज की, आर्ट की, साइंस की, ह्यूमंस की। तो ये कैसे देखिए, मिडिवल हिस्ट्री में डार्क एज से ट्रांजिशन हुआ रेनेसा का। और रेनेसा जो था, जैसे ही लोगों ने अच्छी बातें सोचना, बात करना, थोड़े आइडियाज पे काम करना शुरू किया, तो ये चीज आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री में तब्दील हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री जो आज तक चल रही है, कि जो लोगों का एनलाइटनमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई, ब्रिटेन ग्लोबली एक्सपैंड करने लगा, यूरोप जो था
सब जगह याद याद राज करने लग गया, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब कंपनियां जाने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जगह जाके राज करने लगी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ठीक है। तो मिडीवल में हमने पढ़ लिया क्या क्या चीजें थी, इस्लामिक स्कॉलर्स का सबसे ज्यादा रोल था इसमें। तो अब हम आ जाते हैं आधुनिक काल, मॉडर्न। ठीक है। मॉडर्न जो टाइम्स है उसमें मैथ्स कैसे डेवलप हुआ आधुनिक काल में। तो कैसे देखिए, यूरोप में एक टाइम था कि मतलब सब चीजें रुक गई थी, डार्क एज आ गई। और अब देखिए मतलब इतने तगड़े काम हुए मैथ्स में कि सारे यूरोपियंस ने ही किए हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि चेतना जाग गई थी अब। ठीक है। तो मॉडर्न में ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे अच्छे से टेबल बना दिया है कि 17वीं शताब्दी में ये साइंटिस्ट थे या फिर ये मैथमेटिशियंस थे। न्यूटन जो था या लेबनिज था, इन्होंने कैलकुलस की बात करना शुरू किया, जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो दो साइंटिस्ट हैं, ये मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने ज्योमेट्री को और एडवांस कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, सबका मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि किसने क्या यहाँ पे काम किया था। ठीक है। ये रायमन है, रायमन हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं। तो ये आप इमेज को देखेंगे, इसमें क्लियरली मेंशन है चीजें, किसने क्या काम किया, आपको एज इट इज चीजें याद कर लेनी है। वही सेम चीज मैंने वर्ड्स में लिख दिया है यहाँ पे। ये 17वीं शताब्दी में देखो कैसे न्यूटन और लेबनीज ने कैलकुलस इन्वेंट किया। कैलकुलस का मोशन, स्पीड, इन सब चीजों में कितना यूज होता है, वही सारे नाम। 17वीं शताब्दी। ठीक है। यहाँ पे 18वीं शताब्दी है। यहाँ पे 19वीं शताब्दी में ना नंबर थियरी आ गया, सेट थियरी आ गया। ये कुछ नहीं, नंबर थियरी मतलब जो नंबर्स होते हैं उन पे और एडवांस तरीके से काम करना, कि क्या होते हैं मैथ्स, क्या रिलेशन होता है। सेट थियरी जो होती है वो हमने पढ़ा था ना, जो सेट्स बनाते हैं हम, वेन डायग्राम बनाते हैं, इसकी एडवांस लेवल की थियरीज डेवलप होनी शुरू हो गई। यही चीजें यहाँ पे मेंशन है, ये सब चीजें आपको एज इट इज रट लेनी है। तो अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली कि भाई एंशियंट टाइम में, ठीक है, फिर उसके बाद मिडीवल टाइम में, ठीक है, मध्यकालीन जो मिडीवल टाइम था, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों में मतलब मैथ्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये तीनों हमने देख लिया। तो अब हम इसको शिक्षा से जोड़ के देखते हैं कि भाई जो हमने एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री में मैथ्स का डेवलपमेंट पढ़ा है, तो उसका एजुकेशन से क्या जुड़ाव है। तो हम इसी को गणित शिक्षण पर विशेष जोर देके देखेंगे। क्या लिखा है, हिस्ट्री शोज अस हाउ टीचिंग मेथड्स हैव इवॉल्व्ड। इतिहास हमें दिखाता है कि शिक्षण विधियां कैसे विकसित हुई। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इंफोग्राफिक पे। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सबसे पहला हमारा ये मेन हेडिंग बनाएंगे हम इसको, कि कैसे मतलब इतिहास टीचिंग से जुड़ा हुआ है। कि कॉन्क्रीट आइडियाज को हमने एब्स्ट्रैक्ट में बदला, ये इतिहास हमें सिखाता है। कॉन्क्रीट आइडियाज मतलब देखो कैसे फिजिकली चीजें हुआ करती थी। ठीक है। उन चीजों को हमने, फिजिकल काउंटिंग जो होता था चीजों का, उसको हमने सिंबल्स में बदल दिया मैथ्स को। एक्स और वाई, ठीक है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, एक्स लेट अस एज्यूम वाई। तो कैसे हम पत्थर गिन रहे थे इतिहास में पहले, और उसको हमने एडवांस बना दिया एक्स वन वाई। ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉन्क्रीट था और ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है। यहाँ पे लेफ्ट में दिया हुआ है इतिहास में हमने क्या सीखा। तो ये चीज भाई हम एज अ टीचर क्लास में क्या कर सकते हैं, कि जो एडिशन है वो हम ब्लॉक्स से बच्चों को समझा सकते हैं। ब्लॉक्स यानी इस तरह से चीजें कुछ रख के ब्लॉक्स, ये एबैकस से हम बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जो नंबर्स हैं वो हम पेपर पे सिखाएं बच्चों को, कि पहले गिनती सिखा रहे हैं कि भाई ये देखिए एक है, ये दो हो गई, चीजें इस तरह से हमने सिखाया। ये हो गया कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल। उसके बाद हमने बच्चों को पेपर पे एब्स्ट्रैक्ट सिखाया कि देखो ये वन ऐसा होता है, टू ऐसा होता है, ये हमने पेपर पे सिखाया। ये हमें बताता है इतिहास। और क्या बताता है इतिहास हमें, कि चीजें रटने से लेके कैसे लॉजिक तक आती हैं। इतिहास में हमने देखा कि वैदिक सूत्रास, जो वैदिक एज था, उसमें चीजें रटी जाती थी वैदिक काल में। ठीक है। श्रुति और स्मृति हमारा वैदिक लिटरेचर होता था, उसमें चीजें याद रखी जाती थी। तो उससे चीजें ग्रीक्स ने इसे लॉजिक में कन्वर्ट किया। ठीक है। आगे चल के तो क्लासरूम में एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, हमें दोनों चीजें चाहिए। पहले हम बच्चों को चीजें रटवाएं, ठीक है, बच्चों ये फॉर्मूला याद करो। और उसके बाद उसको लॉजिक बताएं कि भाई 2 गुना में 2 4 क्यों होता है, इसका लॉजिक तुम जानो। तो लॉजिक बच्चा तभी जानेगा ना भाई, जब बच्चा ये रटेगा कि 1 2 3 4 क्या होता है। अगेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यही बताती है कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ठीक है, ये सब चीजें कैसे रटने से चीजें समझने तक इवॉल्व होती हैं। तो देखिए कैसे सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, कि पहले भी ये चीजें हो रही थी, फिर उसके बाद ना 20वीं सदी में आके साइंटिस्ट ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बनाया, कैसे सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, वही हमारी, कि भाई एज अ टीचर हमें हिस्ट्री कैसे हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो हेल्प है वो है इवोल्यूशन ऑफ मेथडोलॉजी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब बच्चों को क्लास में मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए, ये भी हमें मैथ्स का इतिहास बताता है। कि पहले जो होता था सिर्फ लेक्चर दिए जाते थे, एक टीचर होता था, बहुत रिस्पेक्ट होती थी उसकी, वो ऊपर कहीं खड़ा हो जाता था और नीचे बच्चे ना सुनते थे बस। पर आजकल वो चीज लर्नर सेंटर्ड हो गई है, जो टीचर है वो बच्चों के बीच में आके प्रैक्टिकली चीजें सिखाता है। कि ज्यादा जो फोकस है वो स्टूडेंट्स पे हो गया, लर्नर्स पे हो गया है। ठीक है। ये इवोल्यूशन हुआ मेथोडोलॉजी का बच्चों को पढ़ाने का। कि पहले जो था, वो देखिए यहाँ लिखा है सेज ऑन स्टेज। ठीक है। मतलब कोई टीचर ऊपर पढ़ाएगा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो गया है।
मॉडर्न मैथ टीचिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी। आजकल जो मैथ्स पढ़ाई जाती है वो साइकोलॉजी को ध्यान में रख के पढ़ाई जाती है। साइकोलॉजी क्या है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अगेन, कि कैसे बच्चे को हम रटवाएं, समझाएं, अप्लाई करवाएं, कितनी चीजें मतलब डेवलप हो गई हैं। तो ये शिफ्ट हो गया है हमारा, स्टूडेंट टीचर से लेके टीचर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, स्टूडेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली समरी दे दी है मैंने आपके इस पूरे लेक्चर की, कि पहले इनिशियली बेबीलोन था, उसमें बेस को 60 माना था, क्वाड्रेटिक्स का आविष्कार हुआ, भारत में ये चीजों का आविष्कार हुआ, ग्रीस में लॉजिक की बात होना शुरू हो गया। ठीक है। मॉडर्न में न्यूटन साहब आ गए हमारे, इन्होंने कैलकुलस डेवलप कर दिया। ठीक है। और ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में पक्का लिखने हैं, तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सिल्वा सूत्रास जो है, ठीक है, मैथेमा है, प्लेस वैल्यू है, कैलकुलस है, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो ये लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एज इट इज। सारी चीजें मैंने आपको बता दी ऊपर। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री तो लिखनी है, पर जो मैथमेटिक्स की जो टीचिंग है, एम्फेसिस उस पे आपको देना है। अब टीचिंग एम्फेसिस क्या है मैंने बताया आपको अभी, कि पहले रोड लर्निंग होती थी, अब लॉजिक पे बात होती है। पहले टीचर सेंटर बातें होती थी, अब स्टूडेंट सेंटर बातें हो रही हैं। ठीक है। कैसे मतलब कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ टीचिंग शिफ्ट हुई, यही चीजें आपको घुमा फिरा के लिखनी है। ये आपके पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस। डिस्क्राइब इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स, सेम एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई होप आपको ये लेक्चर मतलब बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई आपके सजेशन हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और नोट्स आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट एक मिलेगी बीएमडी कॉलेज की, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट खुल जाएगी और आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा वन ड्राइव में। सो प्लीज आप नोट्स जरूर पढ़िएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।